हेलो दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल में हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को लेकर के इसमें बारिश और बाढ़ से संबंधित एक एडिटोरियल आया हुआ है, जिसे भारतीय मौसम विभाग के पूर्व निदेशक जी.के. रमेश द्वारा लिखा गया है। और हमारी परीक्षाओं में भी बाढ़ और बारिश का टॉपिक रहता है। ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भारत में इन दिनों लगातार बारिश और बाढ़ से हलाकान है। उत्तर भारत का जो एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम राज्यों में 4 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का मानना है कि अभी 2 दिन बारिश और होने वाली है। ये एक सवाल उठाते हैं कि आखिर इतनी बरसात क्यों हो रही है। मौसम विभाग द्वारा हर साल 2 बार जारी किया जाता है आकलन, पहला अप्रैल में, फिर उसको सुधार करके मई में। इन सालों में मौसम विभाग ने कहा कि 104 से 106% अधिक बारिश होने का अनुमान है। अब भारत में जो बारिश होती है इसकी 2 प्रणालियाँ हैं। एक बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र, दूसरा प्रशांत महासागर से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ तक कि उत्तरी पाकिस्तान तक ज़्यादा बारिश जारी है। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उसमें बहुत सारा पानी समा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारा तिब्बत का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी खूब बारिश हो रही है। सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है, इतनी बारिश से वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और गंगा और यमुना की सहायक नदियों का भी यही हाल है। अब तो निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो पश्चिम की ओर बढ़ने से गुजरात और राजस्थान जैसे इलाके में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। 8 और 9 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वह भी खूब बरसेगा, जिसका अर्थ ये है कि आगे कुछ दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है। अब यह है कि इसमें एक और मुद्दा जोड़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का भी इसे साथ मिल रहा है। इसकी वजह से बारिश की जो आवृत्ति है वो तीव्रता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वैश्विक गर्मी से 1% की अगर बढ़ोतरी होती है तो वायुमंडल में नमी सोखने की दर 7% तक बढ़ जाती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है कि जो हवा है उसकी जल थामने की क्षमता पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है। मुश्किल यह है कि हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 डिग्री तक गर्मी बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है कि वहाँ की हवा में नमी 15 से 20% बढ़ चुकी है। यही नमी बेहिसाब बारिश की वजह बन रही है और कभी कभी बादल फटने के रूप में सामने आ रही है। एक चीज़ और यहाँ देखा जा रहा है कि जो पहाड़ों पे अनियोजित विकास का नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को चोट पहुँचाने, जल विद्युत परियोजनाओं पर जोर देने, जलग्रहण क्षेत्र बनाने, खनन निर्माण कार्यों में विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि से यहाँ के पहाड़ लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। इस कारण तेज़ बारिश होते ही भूस्खलन होने लगता है। पिछले 3-4 वर्षों से ये नुकसान बढ़े हैं, फिर भी हम ज़रूरी उपाय नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जान माल की हानि हर साल की कहानी बनने लगी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मैदानी इलाका है, जो यूपी, बिहार और पंजाब तक का जो मैदानी इलाका है, वहाँ भी मुश्किलें कम नहीं हैं। अभी खबर आई थी कि गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में एक महाजाम लगा था, क्योंकि मैदानी इलाकों में जलभराव जब हुआ तो लोगों को समस्या हुई और 5 सेंटीमीटर बारिश भी सड़कों को पूरी तरह डुबो देती है। जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था बहुमंजिली इमारतों की भेंट चढ़ चुकी है। इसीलिए बारिश होते ही जलभराव और सड़कों पर जाम भारतीय शहरों की नियति बन चुकी है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि केरल आते और जाते दोनों मानसून से खूब भीगता है, मगर वहाँ से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है? इसकी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है। केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है, इसीलिए वहाँ से पानी तुरंत निकल जाता है। हालांकि साल 2018 में भी वहाँ भी अचानक बाढ़ आई थी, लेकिन इसका कारण जलाशयों में रोके गए पानी को अचानक छोड़ना था। उस घटना के बाद से ही इस राज्य ने फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए हैं। अब वहाँ अचानक पानी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि धीमे धीमे ऐसा किया जाता है ताकि पानी का दबाव शहरों पर न पड़े। आखिर इसका समाधान क्या है? अभी धराली में एक घटना हुई थी
उस घटना से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1 महीने पहले उत्तराखंड के इस इलाके में बादल फटने की घटना हुई। एक नदी थी खीर गंगा नदी में ऐसा सैलाब उठा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। चूँकि इस नदी में बीते 4-5 दशकों से पानी नहीं आया था, इसलिए इसकी पेटी में ही तमाम निर्माण कार्य कर लिए गए थे और वहाँ अच्छा खासा बाजार बसा दिया गया था। जबकि यह रिस्क जोन था। इसका नतीजा यह निकला कि अब यह नदी उफन कर बहने लगी तो अपने साथ सबको बहा ले गई। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम निर्माण कार्य पर बल देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ के खतरे का गहराई से आकलन करना चाहिए। लोगों को खतरे का स्तर बताना ज़रूरी है ताकि वे सजग रह सकें। रिस्क जोन बताने से मुमकिन है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसे इलाकों में कर्ज देने से परहेज करें, जिससे यहाँ पर निर्माण कार्य खुद ही हतोत्साहित होगा। फिर भी यदि कुछ लोग वहाँ निर्माण करते हैं तो पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाकर उन्हें बताना होगा कि खतरे के समय में कैसे सुरक्षित बाहर निकलें ताकि जान माल की हानि न हो। मैदानी इलाकों में इससे इतर व्यवस्था करनी होगी। वहाँ तकनीकी का इस्तेमाल लोगों तक सही सूचना पहुँचाने में करना होगा। उन्हें बताना चाहिए कि कितनी देर में कितने समय तक और किन किन इलाकों में बारिश होने वाली है। उन्हें वैकल्पिक रास्तों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। भीड़ का प्रबंधन संबंधित विभागों को सिखाना होगा। झील, जल निकासी मार्ग, अन्य सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की निगरानी और रोकथाम के उपाय भी करने होंगे। कुछ इलाकों में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है, जैसे कि हैदराबाद में हाइड्रा एजेंसी अतिक्रमण की स्थिति, बंद जल निकासी की जानकारी देने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर सुगम यातायात की सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस तरह की व्यवस्था महानगरों तथा बड़े नगरों में महाजाम की समस्या का समाधान कर सकती है। तो लेखक यहाँ ये बताते हैं कि कैसे हम मैदानी इलाकों के लिए अलग रणनीति होनी चाहिए, पहाड़ी इलाकों के लिए अलग स्थिति होनी चाहिए और तकनीकी का इस्तेमाल लोगों को सूचना देने के लिए ही करना होगा।